दक्षिण की ओर चलते हैं। किताब में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महान विभाजक रेखा का जिक्र है। ये क्या है? जी, ये है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं और साथ में नर्मदा और ताप्ती नदियां। किताब कहती हैं कि ये मिलकर उत्तर और दक्षिण भारत को काफी स्पष्ट रूप से अलग करती हैं। अच्छा, ये वही नर्मदा नदी है ना जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? हाँ बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती हैं। यूपीएससी के एक पुराने सवाल में भी इसका जिक्र था, तो ये भौगोलिक विभाजन काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बंटवारे का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक असर क्या रहा? इसने उत्तर भारत, जिसे आर्यावर्त कहा गया, और दक्षिण भारत, दक्षिणापथ, इनके विकास को कैसे अलग-अलग दिशा दी? देखिए, इस भौगोलिक विभाजन की वजह से उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क थोड़ा मुश्किल तो हुआ, एकदम कटा हुआ नहीं, पर मुश्किल जरूर। तो इससे हुआ ये कि दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी खास सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई। विंध्य के दक्षिण का जो दक्कन का पठार है, वो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, उसकी अपनी अलग पहचान है। उसने दक्षिण के इतिहास और संस्कृति को एक अलग दिशा दी। और दक्षिण के पठार की मुख्य नदियां कौन सी हैं? उनका क्या महत्व है? दक्षिण की बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। ये ज्यादातर पश्चिम से पूरब बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती से उल्टी दिशा में। जी, और इन नदियों ने पठार को उपजाऊ बनाया है। खासकर इनके जो डेल्टा हैं, वो चावल की खेती के लिए बहुत अहम रहे हैं। किताब में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एक इलाका है, रायचूर दोआब, इसका खास जिक्र है। हाँ, रायचूर दोआब, दो नदियों के बीच का इलाका बहुत उपजाऊ होता है। तो ये रायचूर दोआब जो है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ था। अच्छा। और इसी वजह से ऐतिहासिक रूप से दक्षिण के जो बड़े बड़े राजवंश थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, फिर बाद में विजयनगर, उन सब के बीच इस इलाके पर कब्जे के लिए लगातार लड़ाई होती रही। मतलब ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, जिसका इस पर कब्जा, उसके पास संसाधन भी और ताकत भी। ठीक है, तो हमने पहाड़ों की बात की, मैदानों की, पठार की। अब आते हैं भारत की